जी, तो बजट लोकसभा में पेश किया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने और उसके बाद उनका ये पहला इंटरव्यू जिसमें वो यही बात बता रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस तरीके से पिछले 2 साल से जो विकास दर थी वो 5% के नीचे थी, उसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैसे विकास का जो पहिया जिसका चक्का जाम हो चुका है उसे एक बार फिर से घुमाया जाए, पटरी पर लाया जाए। ये तमाम बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने और सरकार को खास ख्याल रखना था उस आम आदमी का भी जिसने उम्मीद इस सरकार पर जताई है और उन तमाम नजर ध्यान में रखते हुए ये बजट जो सरकार की तरफ से पेश किया गया। सुनील जी, बहुत अहम बात जो इस बजट में सामने आई है, पहले हमने कभी नहीं देखा 500 करोड़ का एक फंड बाकायदा बना दिया गया महंगाई को काबू करने के लिए। कारगर साबित होगा ये कारगर साबित होगा। देखिए, मैं जो समझ रहा हूं अभी इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे ये तो देर में पता लगेगा, लेकिन इससे खास तौर से एक बात दिखती है कि सरकार की नीयत क्या है। महंगाई रोकने की एक नीयत दिखती है, इसका कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा ये समय बताएगा। राजेश जी, आपकी टिप्पणी इस पर? इसके लिए अभी फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्लियरिटी आज के दिन हम डिस्कस नहीं कर सकते, पर फुल प्रूफ प्रोग्राम जरूर ऐसा कुछ माइंड हो चुका है सरकार का। उसके लिए अभी एक फंड एलोकेशन किया है इन्होंने। पर अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पेट्रोल बजट डीजल पे नहीं, होर्डिंग पे रोक और इस तरीके की चीजें चल रही है, हमें लगता है कि जरूर महंगाई एक बड़ा मुद्दा सरकार के सामने है, एक बड़ा चैलेंज है और उसको कोशिश आरोप जी सरकार समझ रही है कि महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है उसके सामने, जिसे उसे पार पाना है। और जो आपने कारण गिना दिए थे उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है, फार्म मार्केट्स की जिस तरीके से बात की जा रही है और साथ ही साथ ये एक महंगाई फंड 500 करोड़ का एक जिसमें सीड मनी सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, एक बड़ा एलोकेशन सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर ये कदम इंटीग्रिटी के साथ लगता है कि हालात काबू में आ पाएंगे, आम आदमी के लिए अच्छे दिन आएंगे। देखिए, 500 करोड़ का जो फंड है उसकी एग्जैक्टली फंक्शनिंग तो भी पता नहीं चल पा रही, लेकिन अगर पिछले आप मोदी के भाषणों को सुने तो उससे एक आइडिया ये मिलता है कि जिन चीजों के भाव बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत ऊपर तेजी से नीचे जाते हैं और जिसका एक आम आदमी कंजम्पशन करता है, तो उसको लेके कुछ सरकार सेंसिटिव होगी, उसको लेके या तो जमाखोरी को रोकने की कोशिश होगी या उसको फंडिंग की जाएगी। ये मुझे बहुत क्लियर नहीं है। 500 करोड़ से अभी हद से मैं समझ पाता हूँ कि महंगाई का जो स्केल है उसमें 500 करोड़ का फंड कोई बहुत रियल इम्पैक्ट हाल आने वाले 3-4 महीने में ला पाएगा ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इंटेंशन एक जाहिर होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो अच्छे दिन तो खैर अब तक मजाक का विषय हो गया है, अच्छे दिन को लेकर इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। ऐसे में अगर आप देखें तो अच्छे दिन आने का वादा किया गया, कब आएगा ये मोदी ने नहीं बताया है जी। तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। लेकिन खेमका जी, ये एक और मीठी गोली, मतलब एक तरफ तो वो टैक्स में छूट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख, निवेश सीमा में 80C के तहत छूट भी 50,000 रुपए की, वहीं होम लोन के ब्याज पर भी एक छूट 50,000 रुपए की, उसी के तहत ये भी कि महंगाई काबू करने के लिए भी कोशिश, एक मीठी गोली। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप भी बड़ी देर से क्लिपिंग दिखलाई जा रही है, मेरे को 1 घंटा हो गया देखते हुए कम से कम, कि ये आपको 5,000 रुपए की छूट है खाली। ये मैं बता दूं कि ये 5,000 की छूट नहीं है। सबसे पहले तो जो जिसकी 2 लाख इनकम थी उसकी 2.5 लाख वैसे इनकम हो गई, तो 5,000 की तो सीधी छूट हो गई। अगर वो 80C के तहत भी 1 लाख की जो पहले एग्जम्पशन लेता था और वो अब 1.5 लाख की एग्जम्पशन लेता है, तो उसकी छूट 5,000 का उसे अलग बेनिफिट हो गया। और अगर उसने होम लोन लिया हुआ है तो फिर वो छूट और बढ़ गई। तो अभी तक अच्छे दिन की उम्मीद थी, अब अच्छे दिन के भरोसे के साथ मोदी सरकार का ये पहला आम बजट। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए। राजेश जी, ये बजट हम सब सुन चुके हैं, इसका एक अहम पॉइंट जो आपको लगता है आपकी नजर में बहुत अहम? इसका एक अहम पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। IIM, IIT वैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेशन, उसके लिए ट्रेनिंग, रिसर्च और इन सब सारी चीजों से देश के जो नौजवान हैं वो ज्यादा शिक्षित होंगे, ज्यादा अच्छी नौकरियां कर सकते हैं और आगे एक देश को विकास की राह पे लेके। नॉलेज पे फोकस आप कह रहे हैं। मयूर, आपकी नजर में? इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को जो है सुधारने की कोशिश की गई है, उसके तरफ एक बहुत डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। रेट्रो टैक्सेशन के ऊपर जो कंफ्यूजन्स थे, जो एक नकारात्मक माहौल था, विदेशी निवेश आने में कतरा रहा था, उसको जो है उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात की गई है, नए शहर बनाने की बात की गई। कुल मिला के हिंदुस्तान को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। जी रवि जी, इसमें जो देखिए सबसे अच्छी जो बात है वो तो ये है कि फिस्कल डेफिसिट कम करने का एक उन्होंने रोड मैप दिया है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन जितना ज्यादा इसमें उम्मीद थी इस सरकार से, जैसा मैंडेट था, जो अभी तक जो जिस तरह का मिजाज था मोदी सरकार का, वो उसमें नहीं लगता, दिखाई देता। हमने जो है एग्जेम्पशन लिमिट जो है बहुत कम बढ़ाई गई है,
प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की है, 5% बेच दिया, 10% बेच दिया, वो तो अपना खाता भरने वाली बात है। प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं की है। और ये बात अजीब इसलिए है कि अरुण जेटली खुद पहले प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर पहले वो थे। उन्होंने पहली जो प्राइवेटाइजेशन उन्होंने की थी मॉडर्न फूड की, आज से 10-12-13 साल पहले। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि इसको सेकंड डिवीजन बड़ी मुश्किल से, मतलब ये थर्ड डिवीजन में ही पास होने वाला मामला है ये। जी, थर्ड डिवीजन में पास होने वाला मामला आप कह रहे हैं। लेकिन जो आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, तो वो कौन सा सेक्टर जहां पर फोकस करना चाहिए था सरकार को? प्राइवेटाइजेशन हर कंपनी बेचनी चाहिए। एयर इंडिया सबसे पहले तो एयर इंडिया जैसी जो है 40-50 हजार करोड़ जिसके घाटे हो गए हैं, हर दिन वो कई करोड़ रुपया लेके डूब रहा है टैक्स पेयर का है, वो सारे जो इस तरह की कंपनीज को तो एकदम बंद कर देना चाहिए। मतलब वहां से टैक्स पेयर का बोझ कुछ कम हो सकता है। और दूसरा जो दूसरी है ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भेल जो है, इनको बेचें, उससे जो है पब्लिक डेट कम करें, टैक्सेशन कम होगा, इस तरह से अच्छे दिन आएंगे ना, टैक्सेशन कम होगा। आप देखिए पेट्रोल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्सेशन जो है हमारे यहाँ पर है, बिल्कुल है। तो अगर आपका जो है वो क्यों है? क्योंकि आपके दुनिया जहान के खर्चे आपने बढ़ाए हुए हैं। तो वो एक्सपेंडिचर कम करने के जो है रेडिकल स्टेप्स कुछ नहीं है इसमें। आप अपना जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं जो आलतू फालतू के, जिसके जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नरेंद्र मोदी इसके खिलाफ रहे हैं। पहले उन्होंने मनमोहन सिंह को लेटर भी लिखा था पिछले साल। इस पे जो है कट करने तो खत्म ही करना चाहिए इसको जो प्रोफेसर रंजन, ये वाकई में एक विरोधाभास है जो देखने के लिए मिलता है कि पहले उसकी आप निंदा कर रहे थे जब आप सरकार में नहीं थे, और अब आप उन्हीं योजनाओं को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जिस तरीके से रवि जी कह रहे हैं कि ये तो थर्ड डिवीजन पास होता हुआ बजट उनकी नजर में है, आपकी नजर में इस बजट को आप कैसे आंक रहे हैं? प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। ये विरोधाभास जो हो रहा है ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि नरेगा को बंद करना इतना आसान नहीं है, फूड सिक्योरिटी बिल को बंद करना इतना आसान नहीं है, मगर ये होना चाहिए। और इनका भी विरोध था, आम आदमी का विरोध है, जो समझता है विरोध है। मगर ये विपरीत परिस्थिति में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को सुधारते हुए और ग्रोथ इंजन को रिवाइव करने के लिए जो एक होलिस्टिक इंटीग्रेटिव एक्शन प्लानिंग है, ये काफी प्रशंसनीय है। क्योंकि इसमें हर वर्ग को, आप देखिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए बात किया जाए, डिफेंस, स्मार्ट सिटी, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, सारे सेक्टर के बारे में प्रोविजन किया गया है कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट आए और काम हो, डेवलपमेंट हो और इन्वेस्टमेंट भी हो, इकोनॉमी भी बढ़े, सोशल सेक्टर भी डेवलपमेंट हो। बिल्कुल सुनील जी, जो बात यहाँ पर प्रोफेसर रंजन कह रहे हैं कि वो 100 स्मार्ट सिटीज के लिए भी फंड एलोकेट किया गया, तो मोदी ने जो वादे किए थे, मोदी के सपनों को साकार करने वाला मोदीमय बजट पूरी तरीके से है। देखिए एमएसएमई और एसएमई सेक्टर के लिए जितना बड़ा काम इन्होंने किया है इस बजट में, जितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट की बात की है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और वहाँ पे वो सारे सिटीज, स्मार्ट सिटीज भी उसके आसपास डेवलप होंगे, कॉरिडोर्स डेवलप होंगे। तो जो ये बात है कि this budget you can rate as the, it is a blueprint for the revival of the sluggish economy which they have inherited. बिल्कुल। खेमका जी, आपकी नजर में कितने नंबर इस बजट को 10 में से? देखिए मैडम, इस बजट में जो हमारे सामने समस्या थी बजट से पहले, वो ये थी कि फिजिकल कंसोलिडेशन कैसी हो, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कैसे रखा जाए, महंगाई को कंट्रोल कैसे रखा जाए, बेरोजगारी को कंट्रोल कैसे रखा जाए। तो मेरे को लगता है कि कुछ चीजों को उन्होंने टैकल करने की कोशिश की है। बहुत कम है मेरे पास, 10 में से कितने नंबर? तो 10 में से 7 नंबर में आलोक जी आप? देखिए मैं 10 में 7 नंबर दे रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये बजट को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करवा पाए मोदी जी, जैसे हमने सुना कि 1 रुपए में 17 पैसे पहुंचते नीचे तक, अगर उसका 3 गुना भी मोदी जी कर पाए, लीकेज कम कर पाए, तो सेम बजट में 3 गुना ज्यादा रिजल्ट आ पाएंगे। 100 में से अगर 51% भी हो पाएगा तो रिजल्ट विल बी वेरी गुड। इसमें उनको मोदी जी की विल देखनी पड़ेगी किस लेवल तक चीजें। चलिए तो कुल मिलाकर फिलहाल कागज पर यह बजट अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना इस बात को होगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी सामने नजर आती है कि इस बजट को जमीन पर भी इसी तरीके से लागू किया जा सके, ताकि वाकई में आम आदमी जिसने उम्मीद की है अच्छे दिन की, उसके लिए अच्छे दिन आ सके।